स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आगाज की भव्य तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले योगी मंत्रिमंडल का खाका लगभग तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार में इस बार 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, लेकिन नई सरकार में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के नाम तो शामिल होंगे ही, लेकिन यूपी का तीसरा डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य का है, जबकि दूसरा नाम मथुरा से दूसरी बार विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का है और वहीं तीसरा नाम है पूर्व कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का। तो इस बार ये बदलाव हो सकते हैं, 3 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नेता सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम बेबी रानी मौर्य का है, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और जाटव समाज से आती हैं। इस बार आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, जबकि मथुरा से दूसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करने वाले श्रीकांत शर्मा भी मजबूत दावेदारी बनकर उभरे हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और पिछली सरकार में ये बतौर ऊर्जा मंत्री उनके काम को काफी तारीफ उनके काम की हुई थी। इसके अलावा तीसरा नाम ब्रजेश पाठक का है, जो कि लखनऊ कैंट से जीते और पिछली सरकार में कानून मंत्री थे और ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संपादक रोहित सावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, किस तरह से इन तीनों नामों को देखा जा रहा है? हालांकि बहुत मुश्किल है कौन बाजी मारेगा, लेकिन सबसे ऊपर नाम किनका है? लेकिन उस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों चेहरे रिपीट हो सकते हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार ये चर्चा चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं, वो बनेंगे नहीं बनेंगे। दिनेश शर्मा को लेकर भी कई तरह की चर्चा थी कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एबीपी गंगा इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बता रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दोनों पुराने जो डिप्टी सीएम है, यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों रिपीट हो सकते हैं, यानी दोनों का उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और दोनों को लेकर कई तरह की अटकलें और कयास अब तक लगाए जा रहे थे, तो जो सूत्र है हमारे, उन तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हैं। वहीं तीसरे चेहरे को लेकर चर्चा जरूर जारी है, जिसमें बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है। उनके नाम पर मंथन जारी है, वो बनेंगी नहीं बनेंगी इस बारे में भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी आलाकमान पर विचार जरूर कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि योगी मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, तीसरे चेहरे पर विचार चल रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री बनना दोबारा लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार जिस दिन से चुनाव परिणाम आए तब से लेकर ये चर्चा चल रही थी, कयास चल रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। ये चर्चा भी थी कि आखिरकार दिनेश शर्मा का क्या होगा, क्योंकि और कई ब्राह्मण चेहरों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं वो ये कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। और तीसरे चेहरे को लेकर विचार कर रहा है आलाकमान, बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनेगा, इसको लेकर अभी अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन अभी मंथन की प्रक्रिया जारी है। जी रोहित जी, जिस तरह से उत्तराखंड में धामी को रिपीट किया गया, क्या उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के भी दोबारा से डिप्टी सीएम बनने के जो चांस हैं वो बढ़ गए हैं? क्योंकि अमूमन बीजेपी की शैली नहीं रही है, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा और भी राज्यों में, जब कोई सीएम पद का कैंडिडेट हार जाता है तो उसे आगे नहीं लाया जाता। लेकिन उत्तराखंड में बदला गया, तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के लिए भी बदला जाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बड़ी खबर है वो यही, क्योंकि देखिए अगर बात करें, चाहे दिनेश शर्मा की बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, दोनों का अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो उसको अगर मेरिट के आधार पर भी देखते हैं, अब इसके इतर संगठन में दोनों की अगर भूमिकाओं की बात करते हैं तो दोनों का संगठन से पुरानी एफिलिएशन है। दोनों पुराने संघ के बैकग्राउंड से आते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, विश्व हिंदू परिषद में लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया, राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे। उसके बाद बीजेपी का बड़ा ओबीसी जो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिनेश शर्मा की, दिनेश शर्मा ने भी बड़े नीचे से अपनी राजनीति की शुरुआत की। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए, लखनऊ के मेयर भी रहे। तो जो इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों का लंबा संगठन का अनुभव और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये दोनों इनके पक्ष में जाता हुआ दिखा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस वक्त वो ये कि इस बार ये दोनों चेहरे रिपीट हो सकते हैं, तीसरे चेहरे पर विचार चल रहा है। जी रोहित जी, ये भी बताएं कि आखिर इस बार इस कार्यकाल में क्यों जरूरत है 3 डिप्टी सीएम की, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और वो जो तीसरा डिप्टी सीएम अगर होगा तो वो भी गठबंधन का कोई साथी नहीं बल्कि बीजेपी का ही, जिस तरह से जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक माना जा रहा है। तो 3 डिप्टी सीएम की जरूरत इस बार क्यों है? देखिए, 2 डिप्टी सीएम का बनना तय है, तीसरा बनेगा नहीं बनेगा इसको भी आला कमान को तय करना है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीसरा डिप्टी सीएम हो या नहीं हो, इस पर चर्चा जारी है। तीसरा डिप्टी सीएम बनेगा ही या नहीं बनेगा, इस बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संगठन के स्तर पर इस पर अभी बातचीत जारी है, चर्चा जारी। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और वहीं एक अहम खबर ये भी मिल रही है कि तीसरा डिप्टी सीएम भी हो सकता है और इस पर लगातार मंथन और चर्चा जारी है। और इन तीनों में नाम किसका है ये भी आपको बताया। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से सूबे की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट किए जा सकते हैं, और वहीं तीसरे नाम और चेहरे पर भी चर्चा लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब आज ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अखिलेश यादव के साथ ही सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों नेताओं ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीते थे, तो वहीं आजम खान रामपुर से विधायक बने थे। और आज अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट छोड़ दी है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अब वे विधायकी ही अपनी कंटिन्यू करेंगे और विधानसभा में अब जनता के मुद्दे उठाएंगे। अखिलेश यादव और आजम खान के लोकसभा से इस्तीफा देने पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने विधानसभा में बने रहने का फैसला लिया है। 26 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा से इस्तीफा दें, लेकिन वो विधानसभा में रहें। अब हम लोग सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। इधर अखिलेश आजम के लोकसभा से इस्तीफा देने पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव ने अभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हार मान ली है। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की स्वीकृति है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। उधर एटा में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान आज फिर बवाल हो गया। आज सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट करने की खबर सामने आई और ये सब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही हुआ। उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में उनके रूम में जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक वीरेंद्र लोधी और एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी आशीष यादव ने रिटर्निंग अफसर के रूम के अंदर जाने से रोका। इतना ही नहीं, उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। वो किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। हम लोग दोनों भाई साथ साथ गए
हमारी गाड़ियों पर पथराव हुआ। उसके बाद हम पहली बैरिकेड पर पहुँचे। पहली बैरिकेड पर यह स्पष्ट कह दिया गया कि आपकी सिक्योरिटी भी आपके साथ नहीं जाएगी, आप दोनों लोग अकेले जाएंगे। हमने दूसरा बैरिकेड पार किया तो तीसरे बैरिकेड पे आशीष यादव आंसू खुद और 20 लोगों को लेके मौजूद थे और वहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा पुलिस वाले थे, 85 पुलिस वाले थे और उससे अगले मेन गेट पे सैकड़ों पुलिस वाले थे। उनके सामने उन्होंने पहले हमें रोका कि आप मत जाइए। हमने कहा हमारा जिम्मेदारी ड्यूटी है जाने की। जब हम जाने लगे तो उन्होंने हाथापाई की, झगड़ा किया। एक तरफ जहां सपा प्रत्याशियों के साथ मारपीट हुई तो इसी बीच खबर आ रही है कि एटा और मथुरा सीट पर सपा के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव का नामांकन रद्द हुआ है। सपा के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा के आशीष यादव और ओम प्रकाश निर्विरोध जीत गए हैं। चुनाव जीतने की 24 मार्च को आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। आज नामांकन क्षेत्र के बाहर दो पक्षों के बीच में जो भी उनके प्रस्ताव थे उनके बीच में विवाद हुआ था और जैसे ही पुलिस को संज्ञान मिला, पुलिस ने जाकर वहाँ मौके पर जो है उनको विवाद को शांत कराया और साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस उनको सुरक्षा में अधिकारीगण के द्वारा स्वयं सबको सुरक्षा दी गई ताकि सभी जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ तक आ सके, आरोप तक पहुँच सके और सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खबर आपको दे दें, पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल दिल्ली से देहरादून पीएम पहुंचेंगे। MI-17 हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर 1:05 पर दिल्ली से वे उड़ान भरेंगे। दोपहर 2:15 पर देहरादून परेड ग्राउंड पर पीएम पहुंचेंगे। वहीं 2:40 पर शुरू होगा धामी का शपथ ग्रहण समारोह। तकरीबन 1 घंटे देहरादून में ही प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। दोपहर 3:50 पर देहरादून से दिल्ली के लिए वे वापस रवाना हो जाएंगे और 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, पीएम मोदी भी कल पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा भव्य रूप देने जा रही है और उसी के लिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भाजपा के परेड ग्राउंड में कल पहुंचने वाले हैं। कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। अमित शाह भी रहेंगे और उसके साथ साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात है उसको लेकर तमाम उत्साह यहाँ की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में है, वो है प्रधानमंत्री को लेकर। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंच रहे हैं। वो 1:05 पर दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे और 2:15 पर देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट वो यहाँ पर परेड ग्राउंड में रुकेंगे और उनके स्वागत के लिए भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है। भाजपा ने जितने भी साधु संत हैं हरिद्वार के और आसपास के एरिया के, सबको निमंत्रण दिया है। तो तकरीबन 100 से ज्यादा साधु संत भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सभी में उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण होगा उत्तराखंड के लिए। एक बार जब रैली में आए थे उस वक्त भी काफी संख्या में लोग मौजूद रहे थे और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उनको देखने के लिए, शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तमाम प्रदेश के लोग और भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और एक भव्य आयोजन इसे बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच और भी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जैसा आपने बताया। कुल कितनी संख्या यहाँ मेहमानों की अभी तक रखी गई है? भाजपा का ये लक्ष्य है कि तकरीबन 20,000 के करीब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में लोगों को इकट्ठा किया जाए। उसमें भाजपा के बड़े से लेकर छोटा कार्यकर्ता मौजूद रहेगा। भाजपा के जितने भी शासित प्रदेश हैं वो उसके मुख्यमंत्री इसमें रहेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री इसमें रहने वाले हैं और जी हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें रहने वाले। इसके अलावा भाजपा के जितने भी शासित प्रदेश हैं उन सभी को निमंत्रण इसमें आने के लिए कहा गया है। योगी आदित्यनाथ भी कल इसमें शामिल है, ये जानकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से मिली है। तो उनका भी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जल्दी ही जारी होने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक भव्य रूप भाजपा इसको देने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके बाद 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और पहला जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही भाजपा उत्साहित है और उसी को लेकर इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और कई मायनों में उत्तराखंड का शपथ ग्रहण खास रहेगा। और पंकज, आपने इसकी जानकारी दी, शुक्रिया। कल पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे और इसके लिए परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आने की भी खबर है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 30,000 लोग शामिल हो सकते हैं।
12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ को लेकर पूरी तैयारियां हैं। आप देखेंगे तो परेड ग्राउंड में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर आप देखें तो पुलिस का पहरा भी यहां पर है। पुलिस और यहां से एसडीएम खुद यहां पर मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। साथ में किस तरीके से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा इसको लेकर भी पुख्ता तैयारियां शुरू हो गई है। परेड ग्राउंड में कल भव्य समारोह होना है। इसमें उत्तराखंड के तमाम वर्गों से ऐसे विशिष्ट लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो अपने क्षेत्र में एक अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो 25 से 30 हजार की गैदरिंग की संभावना है जो परेड ग्राउंड में हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहां पर एक बड़ी गैदरिंग भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। संभावना यह भी है कि कल ही पुष्कर सिंह धामी की टीम यानी कि मंत्रिमंडल की शपथ भी इस परेड ग्राउंड में हो सकती है। अब पुष्कर सिंह धामी को तो कमान मिल गई है, लेकिन मंत्रिमंडल कौन होगा, किन चेहरों को तरजीह और किनका नाम इस बार मंत्रिमंडल से कटेगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल परेड ग्राउंड में भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से, जहां बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के पॉश कॉलोनी डीडीपुरम के लूथरा प्लाजा में आग लगने से 20 से 25 लोग फंस गए हैं। आनंद फानंद में कुछ लोगों को बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से नीचे उतारा गया है। और देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, उसकी ये तस्वीरें हैं जहां दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 20 से 25 लोग इस लूथरा प्लाजा में फंस गए थे और फिर उन्हें बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से निकाला गया है। काफी भीड़ भी वहां जमा हो गई और यहां दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। इन लोगों को पीछे की दीवार से इस रस्सी के माध्यम से नीचे उतारा गया। लाजमी है, प्लाजा में आग लगी तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अंदर 20 से 25 लोग फंसे हुए थे। बाहर भी लोग मौजूद थे और एक एक कर पूरे एहतियात के साथ इन लोगों को इस तरह से निकाला गया, जहां रस्सी के माध्यम से एक एक कर लोग नीचे उतरे। संख्या भी काफी थी, 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू करना था। फिलहाल ये तस्वीरें बता दें कि बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी है डीडीपुरम। यहाँ लूथरा प्लाजा है, उसके अंदर आग लगने की वजह से ये स्थिति बनी, जहां अंदर फंसे हुए लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया है। और इस रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पीछे की दीवार से रस्सी के माध्यम से एक एक कर इन सभी लोगों को नीचे लाया गया।